तो चलिए अब हमने बात करी मेजर डिफिशियंसीज के बारे में। अब हम बात करते हैं माइनर डिफिशियंसीज के बारे में, जो हमारी तीसरी डिफिशियंसी है। देखिए, अगर सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो माइनर डिफिशियंसी वो डिफिशियंसी होती है जिनसे ना तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई असर पड़ने वाला है, ना उसकी इफिकेसी पे और ना उसके यूज पे। बेसिकली अगर किसी ऑडिट के अंदर कोई माइनर डिफिशियंसी मिल भी जाती है तो ऑडिटर जो होता है वो जो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं या जो उस समय कंपनी की तरफ से जो पर्सन होते हैं जो कि ऑडिट को हैंडल करते हैं, उनको जो ऑडिटर होते हैं वो उसी टाइम कह देते हैं कि आप एक काम कीजिए, जितने दिन तक ये ऑडिट चल रहा है, जैसे 4 दिन 3 दिन तक ये ऑडिट चलेगा, उसी बीच आप ये जो डिफिशियंसी है उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए, तो वहां से आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। मतलब सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो माइनर डिफिशियंसीज ऑडिटर की नजर में कोई बहुत बड़ी डिफिशियंसी नहीं होती है, और वो यही चाहता है कि ऑडिट के चलते ही इन डिफिशियंसी को हाथों हाथ सॉर्ट आउट कर दें, क्योंकि बहुत छोटी छोटी डिफिशियंसीज ये होती है। तो अब हम ये बात करते हैं कि माइनर डिफिशियंसीज क्या क्या होती हैं जो कि ऑडिटर्स की नजर में है, तो उस पर बात करते हैं। जैसे स्मॉल डॉक्यूमेंट्स के अंदर छोटी मोटी गलतियां निकल जाना, जैसे कि ओवर राइटिंग, कहीं पे ओवर राइटिंग से मतलब है कहीं पे जो सिग्नेचर है वहां पर सही तरीके से सिग्नेचर नहीं हुए हैं, या एक आध सिग्नेचर का मिसिंग हो जाना, और वो पर्सन वहीं पर है, कंपनी के अंदर ही वो पर्सन प्रेजेंट है और वो सिग्नेचर करना भूल गया, और ये 1-2 दिन के बीच का काम है कि 1-2 दिन तक में ही सिग्नेचर भूल गया हो, या कहीं पे कटिंग उसको मिल जाती है। मतलब ऐसे ओवर राइटिंग के प्रॉब्लम या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो बहुत छोटे मोटे हैं और उनको वहीं पे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, और ये हर जगह, मतलब ये प्रॉब्लम कंटिन्यूसली रिपीट नहीं होनी चाहिए, मतलब ये प्रॉब्लम एक बार ही मिलनी चाहिए, तो वो माइनर है। बट अगर वो वही सिग्नेचर की मिसिंग, मान लीजिए एक सिग्नेचर मिस है और वो सिग्नेचर हर डॉक्यूमेंट के अंदर मिस है, तो वो मेजर डिफिशियंसी हो जाएगी। बट अगर एक सिग्नेचर केवल एक डॉक्यूमेंट के अंदर मिसिंग है, या जो कटिंग हुई है, या काटा पीटी, जो जिसको हम नॉर्मल सीधे साधे शब्दों में काटा पीटी कहते हैं, वो काटा पीटी केवल एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मिल रही है तो ठीक है, ये माइनर है। बट अगर वो कटिंग हर डॉक्यूमेंट के अंदर मिल रही है, वो सिग्नेचर जो है वो हर डॉक्यूमेंट के अंदर मिसिंग है, तो ये एक मेजर डिफिशियंसी हो जाएगी, या तो फिर क्रिटिकल डिफिशियंसीज के अंदर काउंट होगा। बट अगर छोटा मोटा है तो चल जाएगा डॉक्यूमेंट के अंदर गलती। इसके अलावा एसओपीज, कई ओल्ड एसओपी लगी हुई रहती है, वो भी एक माइनर के अंदर आती है। वो हाथों हाथ नई एसओपी का नया प्रिंट आउट निकाल के लगा देते हैं। कई बार क्या होता है, एसओपीज काफी पुरानी हो जाती हैं, जिससे उनको जो एसओपीज में जो वर्ड हैं वो ढंग से दिखाई नहीं देते हैं, विजुअली हमको दिखाई नहीं देते हैं, या उसमें जो सिग्नेचर होते हैं वो मिटर जाते हैं, मिस हो जाते हैं। कई बार एसओपीज के ऊपर कोई केमिकल गिर जाता है जिसकी वजह से उनका कागज जो है वो फट जाता है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है, एसओपी लगी ना होना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट एसओपीज लगी हुई है, बट वो सिस्टमेटिक वे में नहीं लगी हुई है, तो वो माइनर है। बट एसओपी ही नहीं लगी हुई है तो फिर वो मेजर या तो क्रिटिकल डिफिशियंसीज के अंदर काउंट होगी। उसके अलावा जो प्रोडक्शन एरिया है वहां पर कोई अनऑथराइज पर्सन जो है वो एंटर ही करे, मतलब जब ऑडिट चल रहा है उस चलते ऑडिट के अंदर कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो उस डिपार्टमेंट का नहीं है, या कोई बाहर का आदमी जो है वो ऑडिट के अंदर एंटर कर जाए, वो ना कंपनी से बिलोंग करता है, कोई XYZ पर्सन है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है, मतलब उनको भगाना पड़े, तो इस टाइप को भी माइनर डिफिशियंसीज के अंदर डाला गया है। तो इसमें आप कुछ भी काउंट कर सकते हैं, जैसे कोई प्रोडक्शन एरिया है, वहां पर कोई पर्सन मिल जाता है और वो प्रॉपर तरीके से उसकी गाउनिंग में नहीं है, तो वो भी एक माइनर डिफिशियंसीज के अंदर आएगा। या आप QC डिपार्टमेंट के अंदर चले जाओ, वहां पर 1-2 पर्सन जो है बेसिकली उन्होंने प्रॉपर सही तरीके से एप्रॉन नहीं पहना हुआ है, तो ये भी एक अनऑथराइज पर्सन के अंदर ही काउंट होंगे। और अगर कोई अनऑथराइज पर्सन इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर मिल जाता है और उसके पास कोई बेच नहीं है, बेच का मतलब है कि विजिटर बेच होता है, और विजिटर बेच ना मिले और वो घूम रहा है, तो वो भी एक माइनर कह सकते हैं डिफिशियंसी होती है। क्योंकि अगर आप किसी फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर जाते हो विजिट करने के लिए, एज ए ट्रेनी भी अगर आप जाओगे, तो आपको एज ए विजिटर का बेच दिया जाएगा, जिससे वो आपको देख के पहचान सकते हैं कि एक विजिटर है, ये कंपनी का पर्सन नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें अगर मिसिंग होती हैं और ऑडिटर अगर इस टाइप के पर्सन को पकड़ता है और अगर उनके पास बेच नहीं है विजिटर का, या कह रहा हूं मैं आपको कि प्रोडक्शन एरिया में प्रॉपर गाउनिंग करके नहीं आया है, या QC एरिया के अंदर उसने प्रॉपर तरीके से एप्रॉन नहीं पहना हुआ है, तो ये भी सब माइनर डिफिशियंसीज के अंदर काउंट होता है। उसके अलावा लेबल काउंटिंग मशीन, जो पैकेजिंग एरिया होता है वहां पर जो लेबल डिस्पैच होते हैं, जो लगते हैं, उनकी काउंटिंग मशीन सही तरीके से काम नहीं करना, बेसिकली तो ये इंजीनियरिंग की मिस्टेक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेंसर सही तरीके से काम नहीं कर पाते और ये कई बार बिगड़ते रहते हैं सेंसर्स, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी क्या कहलाती है, आपकी माइनर डिफिशियंसीज कहलाती है। तो लेबल काउंटिंग मशीन तो ठीक हो सकती है, क्योंकि इंजीनियर को बुला के हाथों हाथ हम उसको ठीक करवा सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या होता है कि थर्मोमीटर लगे हुए होते हैं। आजकल तो वॉचेस आ गई हैं जिसके अंदर थर्मोमीटर पहले से इनबिल्ड होते हैं और वो टेम्परेचर बताते रहते हैं रूम का। बट अगर उसमें भी अगर कोई खराबी आ गई है किसी डिपार्टमेंट के अंदर, QC के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर
रूम टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, और अगर उस बीच अगर कोई थर्मामीटर जो है वो खराब है और वो कुछ और ही टेम्परेचर बता रहा है जबकि रूम का टेम्परेचर कुछ और है, तो ये सारी प्रॉब्लम भी माइनर डिफिशियंसीज के अंदर काउंट होती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक फैशन है, बट ये एक माइनर डिफिशियंसी है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। और मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा कहता हूं कि अगर किसी फार्मा डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो क्यूसी हो, प्रोडक्शन हो या क्यूए हो, वहां पर कोई ऐसे पर्सन मिलते हैं जिनकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी है, तो ये सारे पर्सन जो होते हैं ना, चाहे मूछें हो, दाढ़ी हो या बड़े बड़े बाल लेके घूम रहे हैं, तो ऐसे लोग भी माइनर डिफिशियंसीज के अंदर आते हैं, क्योंकि ये दाढ़ियां, ये मूछें और ये बड़े बड़े बाल जो होते हैं ना, बेसिकली ये कई बड़े बड़े बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। तो अगर सीधे साधे शब्दों में बोला जाए तो जो बड़ी हुई दाढ़ी है, मूछें हैं और बाल हैं, वो आप फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप काम करना चाहते हैं तो भूल जाइए। आपको वहां पर बिल्कुल आपके बाल जो होने चाहिए वो कटे होने चाहिए, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और मूछें भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बढ़ा के जाते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी दाढ़ियों और बालों और मूछों के साथ में जो बैक्टीरिया और वायरस हैं वो भी इंडस्ट्री के अंदर लेके जा सकते हैं। इसीलिए खासकर जो लाइफ सेविंग ड्रग के जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जहां पर लाइफ सेविंग ड्रग्स में, वैसे तो सभी ड्रग्स जो होती है वो लाइफ सेविंग होती है, बट जैसे पेरेंटल प्रिपरेशन हो गई या माइक्रो बायोलॉजिकल लैब्स होती हैं या माइक्रो बायोलॉजिकल जो वैक्सीन्स जहां पर बनती हैं या स्टेरॉइड्स जहां पर बनते हैं, वहां पर आपके बड़े बड़े बाल और मूछ जो है वो बैक्टीरिया और वायरस जो है वो उन ड्रग्स के अंदर इंटर करवा सकते हैं, जिससे कि वहां पर इंप्यूरिटी जनरेट हो सकती है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। इसी वजह से ये एक माइनर डिफिशियंसी के अंदर काउंट होता है। अब हम बात करते हैं कि जब ये ऑडिट हो जाता है तो ऑडिट रिपोर्ट बनती है। ये ऑडिट रिपोर्ट कौन बनाएगा? सीधी सी बात है, जो इंस्पेक्टर था, जो भी रेगुलेटरी बॉडी की जो टीम थी, उसका जो हेड होता है, जो कि इंस्पेक्टर होता है, वही इस रिपोर्ट को बनाता है। रिपोर्ट आने में 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगता है। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि जब ऑडिट चलता है तो बेसिकली मैंने आपको जो डिफरेंट डिफिशियंसीज बताई है, चाहे वो क्रिटिकल हो, मेजर हो या माइनर हो, तो यहां पर जो एक टीम, देखिए यहां पर जब ऑडिट चल रहा है तो बात को समझिएगा कि जो इंस्पेक्टर है, जो रेगुलेटरी बॉडी का इंस्पेक्टर है वो, और एक इंडस्ट्री का एक पर्सन जो होता है वो उसके साथ होता है, ठीक है। अब ये जो पर्सन है, मतलब जो इंस्पेक्टर है, ये इंडस्ट्री को विजिट कर रहा है और ऑडिट कर रहा है, तो वो पॉइंट को लिखता हुआ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री का बंदा है जो उसके साथ में है, उसको ये बात तो पता होती है कि रिपोर्ट के अंदर क्या चीज आने वाली है और कौन से पॉइंट थे जहां पर हम गलती कर गए और ये पॉइंट बनेंगे, मतलब कौन कौन सी डिफिशियंसी है ये पहले से ही पता होता है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, मैंने कई ऑडिट्स की रिपोर्ट्स पढ़ी है और वहां पर मैंने एक चीज देखी और मैंने इंडस्ट्रीज के पर्सन के साथ भी बात करके देखा, तो उन्होंने एक चीज बताई कि कई बार ऐसा भी होता है कि इंडस्ट्री का जो पर्सन है उसकी नजर में वो पॉइंट एक माइनर पॉइंट है या एक मेजर पॉइंट है, बट जो इंस्पेक्टर होता है वो कई बार उस पॉइंट को इतना बड़ा चढ़ा के बताता है कि उस माइनर पॉइंट को भी वो क्रिटिकल पॉइंट बना देता है। ऐसे मैंने कई इंडस्ट्रीज की ऑडिट रिपोर्ट्स देखी है और इंडस्ट्री के मेरे जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बात करने से मुझे पता चला कि कई बार ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये है कि भले ही इंडस्ट्रीज के पर्सन को ये बात पता होती है कि जो ऑडिट हुआ था, जो ऑडिट इंस्पेक्टर था, उसने हमारी इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या पॉइंट्स देखे, क्या क्या डिफिशियंसीज देखी, बट उनको इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि उनकी जो फाइनल रिपोर्ट होगी, जो रेगुलेटरी बॉडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर ये रिपोर्ट आती है, पब्लिश होती है, जो कि इंस्पेक्टर बना के डाल देता है। मतलब इंस्पेक्टर आया, उसने पॉइंट नोट करे, उसने एक रिपोर्ट बनाई, उसने उस रेगुलेटरी बॉडी को दी। जैसे यूएस एफडीए का इंस्पेक्टर आएगा, वो आपकी कंपनी को विजिट करेगा, उसको ऑडिट करेगा, उसके बाद वो रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट वो देगा यूएस एफडीए को। यूएस एफडीए उस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट के अंदर पब्लिश कर देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये उस इंस्पेक्टर के ऊपर है कि वो उस पॉइंट को कैसा लिखता है और कैसा बनाता है। कई बार जैसे मैं आपको बता ही रहा हूं कि कई छोटे पॉइंट्स को बड़ा करके बताया गया, और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई क्रिटिकल और बहुत बड़े पॉइंट होते हैं उनको छोटा करके बता दिया जाता है। तो ये कंपनी के जो पर्सन्स होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता है। ये इंस्पेक्टर के ऊपर है कि वो उस पॉइंट को कैसे काउंट करता है, और बेसिकली वो उसके एक्सपीरियंस के ऊपर वो डिपेंड करता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि इंडियन इंडस्ट्रीज की नजर में जो डिफिशियंसी थी वो काफी छोटी थी, बट जो यूएस एफडीए की नजर में वो डिफिशियंसीज काफी बड़ी थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि इन डिफिशियंसीज की वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी, और हो सकता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, हो सकता है कि जो पर्सन उनको ड्रग को लेंगे उनको भी बहुत बड़े हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो यहां पर हम ये बात देख सकते हैं कि जो रिपोर्ट आती है ना, बेसिकली वो कैसी आ सकती है वो तो कंपनी वालों को भी नहीं पता होता है, वो बेसिकली इंस्पेक्टर के ऊपर होता है। अब हम ये बात करते हैं कि ऑडिटी रिस्पॉन्स। ऑडिटी का मतलब होता है जिसका ऑडिट हुआ था, जिस कंपनी का ऑडिट होता है। अब वहां पर क्या होता है, जब रिपोर्ट आ जाती है, बेसिकली जैसे मान लीजिए कि यूएस एफडीए का ऑडिट हो गया,
रिपोर्ट आ गई और ऑफिशियल वेबसाइट पे वो पब्लिश हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट जो होती है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे डल जाती है। अब इसमें क्या करना है, बेसिकली अब कंपनी का अगर ऑडिट पास हो गया, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकली, माइनर सी प्रॉब्लम थी, उनको क्लियर कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बहुत बड़ी बड़ी क्रिटिकल डिफिशियंसीज रिपोर्ट के अंदर मेंशन की गई है तो फिर कंपनी के लाले लग जाते हैं। सीधा सीधे शब्दों में बोल रहा हूं, लाले लग गए, मतलब कहने का मतलब यह है कि अब कंपनी के गले तक बात आ चुकी है। अब क्या करेंगे, अब बेसिकली होता यह है कि कंपनी के जो बड़े बड़े पर्सन्स होते हैं, खासकर आप ये समझ सकते हैं कंपनी का मालिक भी, चेयरमैन भी और जो उनकी बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं और उस रिपोर्ट को सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं। वहां पर वो ये देखते हैं, क्योंकि अब उनको देखिए यहां पर अब कंपनी को ताले भी लग सकते हैं, क्योंकि अगर किसी कंपनी से कोई अथॉरिटी का जो ऑडिट है वो फेल हो गया तो ये कंपनी की साख के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है कि शेयर मार्केट में उसके शेयर गिर जाएं, मार्केट में उसकी बिक्री रुक जाए और कई कंट्रीज उसका माल लेने से इंकार कर दें। इसीलिए अब ऑडिट की जो रिपोर्ट आई है उसका जवाब देना भी बहुत जरूरी है। तो जवाब किस तरीके से दिया जाता है, उसके लिए एक मीटिंग बैठती है, वहां पर वो उन सभी पॉइंट्स को देखते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं और फिर वो एक जवाब बनाते हैं। वो ये देखते हैं कि हमको अब क्या करना है और उसके ऊपर वो एक्शन लेते हैं, क्या क्या चीजें हमको चेंज करनी है, किन किन लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, उनको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, उनकी छुट्टी कर दी जाती है, नए लोगों को लाया जाता है, नए एक्सपीरियंस लोगों की भर्ती होती है और वो पूरा एक प्लान बना के फिर वापस से रिप्लाई करते हैं उसी ऑडिट अथॉरिटी को जिसके ऑडिट की रिपोर्ट है। हम यहाँ पर यूएसएफडीए का एग्जांपल चल रहा है तो यूएसएफडीए को ही ले लेते हैं कि अब यूएसएफडीए को ही वो जवाब देते हैं कि सर हमने आपकी रिपोर्ट देखी, और एक प्रॉपर लैंग्वेज में ये जवाब जाता है कि और हर पॉइंट का वो जवाब लिखेंगे कि आपने हमारी कंपनी में ये गलती देखी तो उसके लिए हम ये करेंगे, आपने ये गलती देखी तो उसको ये करेंगे। उसको हम कंप्लेंट्स कहते हैं। तो ये कंप्लायंस होता है, मतलब अब वो एक जवाब देंगे तो ये ऑडिट रिपोर्ट के बाद होता है। देखिए यहां पर अब वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम भी मिलती है आपको। अगर एग्जांपल के लिए अगर आपका यूएसएफडीए फेल हो गया तो सीधी सी बात है आप कंप्लेंट्स करेंगे, और अगर आप डिफिशियंसीज भी है, पास तो नहीं होना है, अगर कोई डिफिशियंसी मिल गई है बड़ी, मेजर या क्रिटिकल, तो आपका यूएसएफडीए पास नहीं है, फिर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको जो भी डिफिशियंसीज मिली हैं उनको सुधारना है और फिर से रीअप्लाई करना है। यूएसएफडीए वापस आएगा और वापस चेक करेगा। तो बेसिकली यही होता है। तो यहां पर पूरी मीटिंग बैठती है, एक एक गलती को देखा जाता है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है उसके ऊपर विचार किया जाता है और फिर कंपनी अपना एक एक्शन प्लान बनाती है और उस प्लान के ऊपर फिर वो काम करती है। तो कहने का मतलब ये है और यही होता है बेसिकली। तो अभी तो बेसिकली काफी टाइम से अगर आप देखें तो इंडिया में यूएसएफडीए जो फेल होने का सिलसिला था वो 2010 से लेकर 2015 के बीच में ज्यादा यूएसएफडीए फेल हुआ। 2015 के बाद भारतीय इंडस्ट्रियां जो है बेसिकली वो उभर चुकी हैं और अब यूएसएफडीए इतना फेल नहीं होता है भारतीय इंडस्ट्रीज के अंदर, बट उस समय हुआ था। तो उसके बाद कंपनीज काफी ज्यादा सजग हो गई और सिस्टमेटिक वे में काम करने लग गई। तो यहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे आती है और ऑडिट रिपोर्ट जब उस पर्टिकुलर कंपनी को मिलती है जिसको ऑडिटी कहते हैं, जिसका ऑडिट हुआ था, वो फिर कैसे एक्शन प्लान बनाती है और कैसे काम करती है और उसका जवाब कैसे देती है। तो यहां पर हमने बात करी बेसिकली कि ऑडिट क्या होता है, ऑडिट किस तरीके से होता है, ऑडिट के टाइप क्या होते हैं और ऑडिट के अंदर किस किस पॉइंट्स को किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है, इसके ऊपर हमने सिस्टमेटिक वे में बात करी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।